मालूम है कि यूपी के इलेक्शन में अगर दरवाजे बंद हुए तो 2024 के दरवाजे भी बंद हैं उनके। इसलिए किसानों का तो उन्होंने मूवमेंट वापस लेने के लिए माफ़ी मांग के हाथ जोड़ के उन्हें घर भेज दिया। अब क्या बचता है उनके पास? अब सिर्फ ये बचता है उनके पास कि फिर से हिंदू मुसलमान शमशान, उन्हें ओवैसी और योगी दोनों को एक ही मानता हूँ, दोनों को दोस्त मानता हूँ। एक दूसरे को बढ़ावा देने के लिए वो दोनों काफ़ी हैं, लेकिन यूपी की जनता ओवैसी को भी नकार रही है और योगी को भी नकार रही है इस डिमांड्स को लेकर के। ये अमित शाह की बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मुसलमानों को इतना कॉर्नर की तरफ पुश किया कि मुसलमान इकट्ठा होकर के न सिर्फ अगुवाई में उतरा बल्कि सेक्युलर मुद्दों के ऊपर उसने बहस की इस देश की, और उनमें हर मुद्दा शामिल था, बेरोजगारी से लेकर के महिलाओं की सुरक्षा तक के मुद्दे डिस्कस किए। सर, उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, फिर से ये मुद्दा बार-बार गरमा रहा है, क्या लग रहा है, किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, उन्होंने जिस तरह से किसानों के ऊपर बाद में इल्ज़ाम लगाए, वैसे ही इल्ज़ाम सीए एनआरसी मूवमेंट के ऊपर लगाए थे। कुछ हद तक कामयाब हुए थे क्योंकि यही करना सबसे अच्छी तरह से उनको आता है। 90 साल में आरएसएस का इतिहास बताता है कि विभाजन करना ही उन्होंने अंग्रेज़ों से जो सीखा था वो सबसे अच्छी तरह से। उन्हें ये मालूम है कि यूपी के इलेक्शन में अगर दरवाजे बंद हुए तो 2024 के दरवाजे भी बंद हैं उनके। इसलिए किसानों का तो उन्होंने मूवमेंट वापस लेने के लिए माफ़ी मांग के हाथ जोड़ के उन्हें घर भेज दिया। अब क्या बचता है उनके पास? अब सिर्फ ये बचता है उनके पास कि फिर से हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान इसकी राजनीति करें, जो हमें मोदी के भाषणों में दिखाई दे रही है, जो हमें योगी के भाषणों में दिखाई दे रही है। मेरा मानना यह है कि आज किसानों के मूवमेंट ने और सीए मूवमेंट ने ये साफ दर्शा दिया है कि जब मांग सॉलिड हो, जब मांग ठोस हो, तो फिर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदुओं ने शुरू किया मूवमेंट, मुसलमानों ने किया, दलितों ने किया, किसने किया। आज त्रस्त है पूरी जनता और ख़ास तौर से नौजवान अपने भविष्य को लेकर के इस देश के अंदर। तो मैं ये मानता हूँ कि यूपी में वो कितनी भी कोशिश इस बार कर ले, आपस में लड़वाने की जनता लड़ने को तैयार नहीं है, वरना वो अब तक दंगे करवा चुके हैं। नहीं हो पा रहा है उनसे, इसलिए वो बार बार भाषणों में ही सवाल उठा रहे हैं। जनता उठेगी यूपी की और उनका बहिष्कार करेगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो जा रहे हैं, कम से कम यूपी से तो जा रहे हैं। मैं उन्हें ओवैसी और योगी दोनों को एक ही मानता हूँ, दोनों को दोस्त मानता हूँ। एक दूसरे को बढ़ावा देने के लिए वो दोनों काफ़ी हैं, लेकिन यूपी की जनता ओवैसी को भी नकार रही है और योगी को भी नकार रही है। योगी भी साफ होंगे, ओवैसी भी साफ होंगे। लेकिन सर, जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं वो इसके बिल्कुल विपरीत बात करते हैं। देखिए, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं डेटा से खेलता रहा हूँ ज़िंदगी भर, और मुझे ये मालूम है कि ओपिनियन पोल में किसी भी पोल में स्टैटिस्टिकली एक चीज़ कहलाती है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का मतलब होता है कि अगर उन्हीं लोगों में, उन्हीं कंडीशन में फिर से हम ओपिनियन लें तो 5% 10% का फ़र्क आएगा। 5% 10% पे तो इस देश के अंदर सरकारें बनती और बिगड़ती और ख़त्म हो जाती हैं। ओपिनियन पोल के ऊपर मुझे कोई भी विश्वास नहीं। मुझे आप लोगों के ऊपर कहीं ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि आप लोग जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनके बीच में रिपोर्टिंग करते हैं, निकाल करके बातें। आप लोगों के ऊपर कहीं ज़्यादा विश्वास है। अगर आप ये कहें कि योगी जीत रहे हैं तो मैं मानूंगा कि योगी जीत रहे हैं। अगर आप लोग ये कहें
कि योगी हार रहे हैं, तो मुझे कहीं ज़्यादा यकीन होगा, विश्वास होगा कि लेकिन योगी बीजेपी की धर्म की राजनीति में कितना यकीन करते हैं? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर दे दिया देश को। अयोध्या में आप देख रहे हैं अभी इस वक्त 12 राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ खुद प्रधानमंत्री मौजूद हैं। परेशानी ये है कि 92 के बाद 2014 तक वो धीरे धीरे बुनाते रहे। अब उनके ऊपर इतनी आफत पड़ी है कि उसी कार्ड को फिर से खेल रहे हैं जल्दी से। अगर 20 साल बाद खेल रहे होते तो शायद इस कार्ड का कोई महत्व होता। यूपी इलेक्शन में इस कार्ड का कोई महत्व नहीं है। उनके जो वोट हैं, जो भक्त हैं, वो भक्त उनके साथ रहेंगे, ये कार्ड खेलें ना खेलें। पर आज नौजवान, यूपी का आम शहरी या देश का आम शहरी जो है, वो ये कार्ड खेलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बाकी की जो राजनीतिक पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, जिन पर इस वक्त सारा दारोमदार है, वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं के जाल में फंसती जा रही हैं। वो भी राजनीति को ही हथकंडा बना रही हैं, धर्म को, राजनीति को। सबसे बड़ी बुरी बात इस देश में हुई है 2014 के बाद कि वो कुछ हद तक पॉलिटिकल कल्चर, सीए, एंटी एनआरसी मूवमेंट एक अद्भुत आंदोलन इसलिए था कि इससे पहले आज़ाद हिंदुस्तान में शहरियत के अधिकार के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देता। हमको बहुत सारे मूवमेंट, जेपी मूवमेंट दिखाई देता है, अभी किसानों का मूवमेंट दिखाई देता है, पर शहरियत के ऊपर, जिसने शहरियत की परिभाषा के ऊपर बहस देश के अंदर, ऐसा कोई मूवमेंट नहीं दिखा। हमें ऐसा कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देता जिसमें इतने बड़े लार्ज लेवल के ऊपर संविधान का प्रिएम्बल पढ़ा गया, और खाली पढ़ा नहीं गया, संविधान में जो हमें मानव अधिकार दिए हैं वो डिस्कस किए गए। हमें कोई ऐसा मूवमेंट नहीं दिखाई देता जिसमें लेखकों ने, शायरों ने, म्यूजिशियंस ने, आर्टिस्ट ने इतने बड़े लेवल के ऊपर कभी हिंदुस्तान में पार्टिसिपेट किया। हमें ऐसा कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देता जिसमें महिलाओं ने, बूढ़ियों ने, नौजवान महिलाओं ने, बच्चियों ने सड़कों पर उतर करके रातें गुजारी। सर, ये तमाम बातें, लेकिन एक अहम सवाल ये भी है कि सर इसको, मैं उस पर आ रहा हूँ। मुझे ऐसा कोई मूवमेंट सन 47 के बाद नहीं मालूम जिसमें अल्पसंख्यकों ने, खास तौर से मुसलमानों ने, किसी सेक्युलर मुद्दे के ऊपर सड़कों पे उतर के एजिटेशन किया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। मुसलमानों ने खास तौर से सन 47 के बाद हमारे देश के अंदर अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई। जो बनाने की कोशिशें हुई वो नाकाम थी। मुसलमानों ने अपने सारे सेक्युलर मुद्दे सेक्युलर पार्टियों के हाथ में सौंप दिए थे। हमें दिखाई देता है कि मुसलमान उतरते थे तो वो रिलीजियस